नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है मैक फन मैक इट फ़नी। हमारे जितने भी लेक्चर हैं वो गेट और ईएससी के साथ साथ एसएससी जेई और यूपी पीएससी के स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, क्योंकि जो यूपी पीएससी और एसएससी जेई का सिलेबस है वो बहुत ही इजी हो जाता है जब आप गेट और ईएससी के लिए थ्योरी पार्ट को कवर करते हैं। क्योंकि आपके जब कंसेप्ट सही ढंग से बनेंगे तो सभी क्वेश्चंस बहुत इजी लगने लगेंगे आपको। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ते चलेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, फिर एग्ज़ाम में जाके आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप बने रहिए, ध्यान से लेक्चर्स को सुनिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। तो चलिए अब हम मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो फोकस्ड होगा टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड आइडियल गैस के ऊपर। थर्मोडायनेमिक्स में कितने प्रकार की प्रोसेस होती हैं उनको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे हम। आइडियल गैसेस क्या होती हैं, किन्हें आइडियल गैस कहा जाता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती हैं, कौन कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है, आइसोबैरिक क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। इन सब के बारे में हम आज अच्छे से पढ़ेंगे और इनको रियलाइज़ करेंगे आखिर ये रियल में हम किस प्रोसेस को कह सकते हैं कि आइडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है या आइसोबैरिक है। चलिए, जितनी भी प्रोसेस हमने पढ़ी, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक, इनको हम समझने की, रियलाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्रोसेस कैसी होती हैं। हम किन प्रोसेसेस को मान लेते हैं कि ये आइसोकोरिक है, ये आइसोबैरिक है, ये आइसोथर्मल है या ये प्रोसेस एडियाबैटिक है। तो देखिए, सबसे पहली है आइसोकोरिक, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसमें हम मानते हैं कि एक गैस जो है वो रिजिड कंटेनर में भरी हुई है। अब रिजिड कंटेनर में होगी तो कंटेनर का एक्सपांशन या कंप्रेशन नहीं हो सकता, वॉल्यूम चेंज ज़ीरो होगा, मतलब वर्क डन ज़ीरो होगा। ना सिस्टम हमारा सराउंडिंग पे कुछ वर्क करेगा इस केस में, ना सराउंडिंग हमारे सिस्टम पे कुछ वर्क करेगा। तो इस तरीके की प्रोसेस को हम बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस। चलिए अब हम रियलाइज़ करते हैं कि आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होती है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या होती है। देखिए, कॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द पिस्टन शुड बी हीट इंटरेक्शन विद द गैस। कॉज ऑफ मोशन जो होना चाहिए पिस्टन का, वो हीट इंटरेक्शन विद द गैस होना चाहिए। मान लीजिए सिलेंडर है, ये पिस्टन है और यहाँ नीचे से हीट दी जा रही है। अब इसके कारण ये पिस्टन यहाँ आ गया है। तो कॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द पिस्टन क्या है, हीट इंटरेक्शन। हीट इंटरेक्शन के कारण हमारा पिस्टन मूवमेंट कर रहा है। अब आता है दूसरा, पिस्टन शुड बी फ्री टू मूव एंड एक्सटर्नल फोर्सेस शुड नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोसेस। मतलब जो आपका पिस्टन होना चाहिए वो फ्रीली मूव करना चाहिए। इसका मतलब कोई स्प्रिंग या कुछ और ऊपर पिस्टन से अटैच नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। हीट आपके सिलेंडर को मिल रही है, उससे पिस्टन मूव कर रहा है और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है। तो इस टाइप का जो मोशन है हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये आइसोबैरिक एक्सपांशन प्रोसेस है। अब देखिए, आइसोबैरिक हीट एडिशन जो होता है वो एक्सपांशन प्रोसेस होती है। देखिए, हीट एडिशन हो रहा है, इससे एक्सपांशन हो रहा है और पिस्टन ऊपर जा रहा है। और आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस जो होती है वो कंप्रेशन होती है। जब हीट रिजेक्ट होती है तो पिस्टन नीचे आता है और गैस कंप्रेस होती है। अब समझते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस किन्हें कह सकते हैं। देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द पिस्टन शुड बी डिस्टर्बेंस इन एक्सटर्नल फोर्सेस, देन हीट ट्रांसफ़र विल फॉलो। ये मान लीजिए सिलेंडर है, ये पिस्टन है, तो पिस्टन के
ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स हैं वो डिस्टर्ब होना चाहिए, उसके कारण जो हीट ट्रांसफ़र होगा उसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे जो हमारा इसके पहले वाली प्रोसेस थी आइसोकोरिक, उसमें एक्सटर्नल फोर्स में बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए था, कोई भी स्प्रिंग, कोई भी एक्सटर्नल अरेंजमेंट नहीं लगा रहना चाहिए जो एक्सटर्नल फोर्स को डिस्टर्ब करता। एक कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमारा पिस्टन एक्सपोज रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ पिस्टन शुड बी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब डिस्टरबेंस अगर एक्सटर्नल फोर्स में होगा और हीट ट्रांसफ़र होगा तब हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस पॉसिबल हो सकती है। तो देखिए अब दिया है आइसोथर्मल हीट एडिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन। अगर आइसोथर्मली हीट एडिशन हो रहा है, क्यू हीट आ रही है, तो पिस्टन ऊपर जाना चाहिए और एक्सपेंशन होना चाहिए। इफ़ एन आइसोथर्मल प्रोसेस हैज़ टू बी कैरीड आउट फॉर अ गैस इट मस्ट बी वेरी स्लो। तो वो बहुत स्लो होना चाहिए। देखिए कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं कि ये मान लीजिए एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें एक स्मॉल मास, बहुत ही माइन्यूट मास रखा एम, बहुत छोटा मास है तो स्लाइट पिस्टन का मूवमेंट होगा, पिस्टन हल्का नीचे आएगा, हल्का नीचे आएगा, उसके कारण गैस का कंप्रेशन होगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए, लेकिन हीट रिजेक्ट हो जाएगी। फिर आप दोबारा मास रखेंगे स्मॉल एम, फिर से हल्का कंप्रेशन होगा, फिर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए लेकिन नहीं बढ़ेगा क्योंकि स्मॉल क्यू रिजेक्ट हो जाएगी। फिर आप स्मॉल मास रखेंगे, फिर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए लेकिन क्यू रिजेक्ट होगा, उसके कारण नहीं बढ़ेगा। तो ये इतनी स्लोली प्रोसेस होगी, स्मॉल स्मॉल मास इंक्लूड करते जाइए और धीरे 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 प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कैसे? हीट रिजेक्शन के थ्रू। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम एज्यूम कर सकते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा स्लोली होती हैं उनको हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये आइसोथर्मल प्रोसेसेस हैं। तो देखिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके सिस्टम का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और आपको अचीव करना है इसको 30 डिग्री सेल्सियस में। तो आप इसका टेम्परेचर कैसे इंक्रीज़ करेंगे? पहले एक सोर्स लेंगे, उसका टेम्परेचर होगा मान लीजिए 20.00001 डिग्री सेल्सियस। फिर दूसरा सोर्स लेंगे, इसका टेम्परेचर आइसोथर्मल होगा, इसका टेम्परेचर भी हो जाएगा सिस्टम का 20.0000001। फिर आप रखेंगे 20.00002 से इसको हीट करेंगे, तो फिर इसका टेम्परेचर भी हो जाएगा आपके सिस्टम का 20.00002। फिर 20.00003, 4, 5, 6 ऐसे करके मूव करते करते आप 30 डिग्री सेल्सियस तक आएंगे। मतलब आप देखिए आप कितना स्लोली मूव कर रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस जाने में। आपने अपने सोर्स का टेम्परेचर कितना कम ले लेकर आपने अचीव किया 30 डिग्री सेल्सियस। इस टाइप की प्रोसेस को भी आइसोथर्मल एज्यूम किया जाता है। और हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस फास्ट भी हो सकती है, लेकिन किस केस में? फेस चेंज में। देखिए फेस चेंज प्रोसेस क्या होती हैं? फेस चेंज के समय में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लाइक बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस एट 180 पी। 180 पी पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है वाटर, जिस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। वो आइसोथर्मल प्रोसेस रहती है, वो वेरी फास्ट रहती है। दो प्रोसेस इज़ फास्ट बट स्टिल इट इज़ आइसोथर्मल। कब? जब फेस चेंज प्रोसेस हो। तो हमने देखा कि आइसोथर्मल प्रोसेस रियल में एग्जिस्ट करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा स्लो होना पड़ेगा, या नहीं तो वो फास्ट भी हो सकती है, लेकिन उसे फेस चेंज प्रोसेस होना पड़ेगा। फेस चेंज प्रोसेस के केस में आइसोथर्मल प्रोसेस फास्ट भी हो सकती है।
अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पर समझेंगे जो कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसमें जो क्यू होता है, हीट एडिशन और रिजेक्शन ज़ीरो होता है। मतलब ना तो कुछ हीट एडिशन होता है सिस्टम में, ना सिस्टम से कोई हीट रिजेक्शन होता है। अब किस प्रोसेस को हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है? पहला, कि चेंज इज़ मेड सफिशेंटली क्विकली। अगर हम जल्दी से कोई चेंज करते हैं तो हम उसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये एडियाबैटिक है। कैसे? मान लीजिए एक मोमबत्ती जल रही है। अब उसमें अगर आप जल्दी से अपने हाथ को हटाते हैं तो ना आपके सिस्टम में, आपके हाथ में कोई हीट ऐड होती है, ना आपके हाथ से कोई हीट रिजेक्ट होती है। मतलब हम उसको मान लेते हैं कि वह एडियाबैटिक प्रोसेस है। मतलब अगर आप बहुत फास्ट कोई प्रोसेस कराते हैं तो उसको हम एज्यूम करते हैं वो एडियाबैटिक है। या फिर अगर हम थर्मल इंसुलेशन देंगे, मान लीजिए ये आपका फ्लास्क है, इसको आपने थर्मली इंसुलेट कर दिया, तब भी हम ये मानते हैं कि ना हीट सिस्टम में आ रही है, ना सिस्टम से हीट जा रही है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कोई भी प्रोसेस परफेक्टली एडियाबैटिक नहीं होती। आपने देखा होगा, कितने भी एक्यूरेसी का फ्लास्क ले लीजिए आप, अगर उसके अंदर हॉट वाटर डालेंगे तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा। कोई भी प्रोसेस हम कम्प्लीटली एडियाबैटिक नहीं बना सकते, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर प्रोसेस बहुत फास्ट हो रही है तो उसको हम मान लेते हैं, चेंज जब बहुत फास्ट हो रहा है तो उसको मान लेते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस। या फिर थर्मल आइसोलेशन है तो उसको भी हम एडियाबैटिक मान लेते हैं। अब हम एडियाबैटिक प्रोसेस को और अच्छे से समझते हैं, आखिर ये होती क्या है। पीवी की पावर गामा अगर कांस्टेंट होगा तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। आइसोथर्मल में पीवी कांस्टेंट होता है और इसमें पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है। और ये कब वैलिड होता है? 3 कंडीशन में, जब आपकी प्रोसेस एडियाबैटिक हो, रिवर्सिबल हो और आइडियल गैस हो। अब आप देखिए, इसको 2 और इम्पोर्टेंट रिलेशन आते हैं, इनको भी आपको याद करना है क्योंकि ये बहुत यूज़ होते हैं। आईसी इंजन में आपके होगा तो इसमें है, आप देखिए रिप्लेसमेंट मेथड है सिंपल। पीवी बाय टी कांस्टेंट है आइडियल गैस में, है ना। पीवी इक्वल्स टू एन आर बार टी। एन आर बार कांस्टेंट है, एन आर बार कांस्टेंट है तो पीवी बाय टी भी कांस्टेंट हो गया। फिर तो वॉल्यूम क्या आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाय पी। तो हमने इसमें वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया इसमें प्रेशर। जब हमको प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए एडियाबैटिक में तो हमने क्या किया, ये रख दिया और ये आ गई आपकी क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसी इंजन और पावर प्लांट में होती है। T2 बाय T1 इक्वल्स टू P2 बाय P1 की पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। याद रखिएगा, T2 है ऊपर और P2 है। और एक और रिलेशन आता है T1V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2V2 टू द पावर गामा माइनस 1। ये दोनों भी वैलिड होते हैं 3 कंडीशन में, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, आइडियल गैस। अगर आप रिप्लेस करेंगे तो आप ये निकाल सकते हैं दोनों। तो आप तीनों याद रखिएगा, पीवी की पावर गामा इक्वल्स कॉन्स्टेंट होता है, T2 बाई T1 इक्वल्स टू P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 बाय गामा कांस्टेंट होता है, और T1V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2V2 टू द पावर गामा माइनस 1 होता है। अब लास्ट आती है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है? PV टू द पावर N इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है आइसोथर्मल में, PV टू द पावर गामा कॉन्स्टेंट होता है एडियाबैटिक में, और PV टू द पावर N कांस्टेंट होता है, PV टू द पावर N कांस्टेंट होता है पॉलीट्रोपिक में। अब आप देखिए कि N क्या होता है। N कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम थर्मोडायनेमिक्स में N की वैल्यू 1 से गामा के बीच की जो गैस होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं जनरली। तो इसलिए N की वैल्यू हो गई आपकी 1 से गामा के बीच में लाई करेगी। अब आपने फिर से यही रखा जैसा आपने उसमें किया था एडियाबैटिक में, तो इसमें भी आ जाएगा T2 बाई T1
इक्वल्स टू P2/P1 टू द पावर n-1/n, T1V1 टू द पावर n-1 इक्वल्स टू T2V2 टू द पावर n-1। और इसमें एक ही कंडीशन होनी चाहिए, आइडियल गैस होनी चाहिए आपकी। अब रियलाइज़ करते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या हो सकती हैं। अगर प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होगी, कांस्टेंट प्रेशर नहीं होगी, आइसोथर्मल नहीं होगी, एडियाबैटिक नहीं होंगी, तो बाकी जितनी भी बची हुई प्रोसेस हैं, जितनी भी बची हुई प्रोसेस हैं उनको हम पॉलीट्रॉपिक बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि पीवी डायग्राम में आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, आइसोथर्मल में पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है और एडियाबैटिक में पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। अब स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो आएगा पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो स्लोप आ गया आइसोथर्मल का डी पी बाई डी वी इक्वल्स टू माइनस पी बाई वी, जो कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, माइनस पी बाई वी स्लोप है। एडियाबैटिक में जब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो पी गामा वी टू दी, सबसे पहले वी का होगा पी गामा वी टू दी पावर गामा -1 डी वी प्लस वी गामा वी टू दी पावर गामा इंटू डी पी। ये देखिए, तो ये होके आएगा, जो स्लोप आ गई एडियाबैटिक डी पी बाई डी वी, जो स्लोप है पी वी में, पी वी ग्राफ में स्लोप, पी वी डायग्राम में स्लोप क्या होगा, डी पी बाय डी वी, और वो एडियाबैटिक में माइनस गामा पी बाई वी हो जाएगी, मतलब गामा टाइम्स इससे ज़्यादा है आइसोथर्मल से। माइनस पी बाई वी आइसोथर्मल में भी है, इसमें गामा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब गामा टाइम्स ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, स्लोप ज़्यादा होगा। स्लोप क्या होता है किसी कर्व का, ये कर्व है, तो उससे जब टेंजेंट पास होती है तो इसका एंगल कितना बनता है एक्स एक्सिस से, उसको स्लोप बोलते हैं। तो इससे हमें समझ में आया कि ज़्यादा एंगल किसका बनेगा, ज़्यादा स्लोप किसका आएगा, एडियाबैटिक का। तो अब दो प्रोसेस है, स्टीप मतलब होता है मोर स्टीपर, मतलब ज़्यादा एंगल पे। मान लीजिए एक वॉल से सीढ़ी लगी है, एक ये लगी है और एक ये ज़्यादा स्टीपर है क्योंकि ये ज़्यादा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, कम स्टीपर है। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती हैं वो ये पीवी कर्व है। यहाँ दो प्रोसेस, एक पॉइंट से दो प्रोसेस शो कर रही हैं, एक 1 और एक 1 to 2 और 1 to 3। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सी ज़्यादा स्टीपर है। तो सिंपली आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इससे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे 1 to 3 से, इसका थीटा एंगल देखिए, और 1 to 3 से इसका देखिए कौन सी ज़्यादा स्टीपर है। 1 to 3 प्रोसेस ज़्यादा स्टीपर है, मतलब एडियाबैटिक 1 to 3 होगी। दैट मीन्स एडियाबैटिक कर्व इज स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। तो चलिए अब हम अपनी सभी प्रोसेस को आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक को पीवी कर्व में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसी होती है, पीवी टू द पावर के इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये एक जनरल इक्वेशन है। इसमें जब के की वैल्यू आप 0 रख देते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। देखिए के की वैल्यू 0 रखिए तो ये 1 हो गया और प्रेशर कांस्टेंट आ गया। अब के की वैल्यू 1 रखते हैं, के की वैल्यू 1 रख दें, पी वी इक्वल्स टू सी, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट आ गया। के की वैल्यू n रख देते हैं, पी वी टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट किसकी इक्वेशन है, पॉलीट्रॉपिक। पी वी टू द पावर गामा, n की वैल्यू गामा रख दिया तो किसकी इक्वेशन है, एडियाबैटिक। और अगर पी वी टू द पावर इनफाइनाइट रख देंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा इस केस में। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं पीवी डायग्राम में। ये पीवी है, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ये हुई, इसमें के इनफाइनाइट हुआ। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ये हुई जिसमें के 0 हुआ। अब के इक्वल्स टू 1 जो है वो ये होगी, जो कि आइसोथर्मल है।
और K इक्वल्स टू गामा एडियाबैटिक। देखिए इसका स्लोप ज़्यादा आ रहा है, इसका स्लोप इससे ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्टीपर है K इक्वल्स टू गामा वाली, तो ये एडियाबैटिक होगी। और जो बीच में है आपकी, मतलब 1 से गामा के बीच में, वो आपकी हो गई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो हमें क्या समझ में आएगा, पीवी डायग्राम में हम एक्सपांशन प्रोसेस को कैसे शो करेंगे। एक्सपांशन अगर हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर में तो ऐसे होगा, एक्सपांशन अगर हो रहा है आइसोथर्मल में तो ऐसे होगा, और ये एक्सपांशन हो रहा है देखिए तो ये बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर पॉलीट्रॉपिक में प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, फिर एडियाबैटिक, और कांस्टेंट वॉल्यूम में एक्सपांशन ही नहीं होगा, चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होगा। अब देखिए कंप्रेशन प्रोसेस को हम पीवी डायग्राम में कैसे शो करेंगे। कंप्रेशन प्रोसेस ये है, पहली है K इक्वल्स टू ज़ीरो, जो कि कांस्टेंट प्रेशर है, तो ये ऐसे शो करेंगे, ऐसे जाएगा जहाँ वॉल्यूम कम होगा, कंप्रेशन प्रोसेस है और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। दूसरी है K इक्वल्स टू 1, प्रेशर बढ़ रहा है मतलब कंप्रेशन हो रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है। देखिए आपकी एडियाबैटिक ये हो गई जो ज़्यादा स्टीपर है, आपके K इक्वल्स टू 1 से ज़्यादा स्टीपर है एडियाबैटिक, और इसके बीच में हो गई पॉलीट्रॉपिक, और K इक्वल्स टू इनफाइनाइट ये हो गई। देखिए और जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वो भी तो होती हैं, P(V⁻⁻2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो जो माइनस वाली हैं वो देखिए ये शो कर रहे हैं, जो इस साइड का है ये K की वैल्यू नेगेटिव शो करती है, ये भी पॉलीट्रॉपिक होती है। लेकिन हम थर्मोडायनेमिक्स में जनरली ये पॉलीट्रॉपिक तो इनको छोड़कर सभी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हैं, लेकिन हम थर्मोडायनेमिक्स में K इक्वल्स टू 1 से K इक्वल्स टू गामा के बीच में स्टडी करते हैं। चलिए अब हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। हमारी काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, अब हम रियलाइज़ कर चुके हैं कि कैसे किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए अब मूव करते हैं हम नए टॉपिक की तरफ, जिसको हम समझेंगे आइडियल गैस क्या होती है। देखिए एक्चुअल में जो आइडल कंडीशन होती है वो कभी अचीव नहीं की जा सकती। जैसे कारनॉट इंजन वो आइडल है, वो हम अचीव नहीं कर पाते, उसी तरह आइडल गैस भी जो है वो अचीव नहीं की जा सकती। लेकिन हम सर्टेन कंडीशन में मान लेते हैं कि हमारी गैस आइडल है। वो कंडीशंस क्या हैं? पहली है कि वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल्स का वो कंटेनर के मुकाबले बहुत कम हो। दूसरी है सभी कॉलिजन्स इलास्टिक हों, इनइलास्टिक ना हो, इलास्टिक कॉलिजन्स हो, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में ना हो। ये 3 कंडीशंस हों तब हम ये मान सकते हैं कि हमारी गैस आइडल है। लेकिन और 2 कंडीशन हैं कि वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में हो। जब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होता है तो ये कंडीशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं। मतलब कब हमारी आइडल गैस हो सकती है? पहला, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर हो, है ना, और जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हो वो इनसिग्निफिकेंट हो कंटेनर के वॉल्यूम के सामने, और कॉलिजन्स इलास्टिक हों परफेक्टली, और कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना हो। और देखिए राइट साइड में जो है वो आइडियल गैस कंसीडर नहीं कर सकते, जो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर में है और बहुत मॉलिक्यूल्स हैं जो सिग्निफिकेंट हैं कंटेनर वॉल्यूम के सामने। हमने क्या डिस्कस किया कि फेवरेबल कंडीशन है आइडियल गैस होने के लिए, डेंसिटी बहुत कम होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए और टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। उस कंडीशन में हम उसे आइडियल गैस मान सकते हैं। अब देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए एक्चुअल में तो आइडियल गैस है ही नहीं, लेकिन हम एज्यूम कैसे कर सकते हैं कि वो आइडियल गैस है? इसके लिए कंडीशन है द सब्सटेंसेज विच नॉर्मली एग्जिस्ट्स एज गैसेज। जो सब्सटेंस नॉर्मली गैसेस की तरह एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, O2, N2, एयर, हीलियम, इन सभी को हम आइडियल गैस कंसीडर कर सकते हैं।
ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आती है, वाटर वेपर इज कंसिडर्ड एज आइडियल गैस व्हेन मिक्स्ड विद एयर। जब आप वाटर वेपर, जब आप आरएसी में पढ़ेंगे जहाँ पे मॉइस्ट एयर होती है, वाटर वेपर और एयर मिक्स्ड रहते हैं, ड्राई एयर और वाटर वेपर, तो हम उसको आइडियल गैस एज्यूम कर लेते हैं और इक्वेशन यूज़ करते हैं पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। अगर आइडियल गैस नहीं है तो हम पी वी इक्वल्स टू एन आर टी यूज़ ही नहीं कर सकते। तो आर ए सी में जो मॉइस्ट एयर होती है उसे हम आइडियल गैस ही एज्यूम करते हैं, क्योंकि वाटर वेपर मिक्स्ड विद ड्राई एयर कैन बी कंसिडर्ड एज आइडियल गैस। थर्ड है, स्टीम शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज आइडियल गैस अनलेस मेंशन्ड। आप देखेंगे हम कभी भी स्टीम को आइडियल गैस एज्यूम नहीं करते हैं। वाटर वेपर एयर के साथ मिक्स्ड है, उसे हम आइडियल गैस एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन स्टीम को कभी आइडियल गैस एज्यूम नहीं करते हैं। फिर आता है, वेपर इज द स्पेशल नेम गिवन टू द गैशियस फॉर्म ऑफ सब्सटेंस व्हेन क्लोज्ड टू इट्स फेज चेंज। जब कोई भी सब्सटेंस अपने फेज चेंज के पास होता है तब हम उसको वेपर कंसिडर्ड कर लेते हैं। जब उसकी फेज चेंज होती रहती है, उसके आसपास रहता है, तब हम उसको वेपर मानते हैं, ये स्पेशल नेम देते हैं, उस गैशियस फॉर्म को हम वेपर बोलते हैं। हेंस इट इज़ यूज्ड व्हेन द गैशियस फेज इज प्रेजेंट अलोंग विद इट्स सॉलिड और लिक्विड फेज। मतलब गैशियस फेज कब होगा, जब वो अपने जैसे लिक्विड और गैशियस फेज एक साथ हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए बॉइलिंग, जब वाटर बॉयल हो रहा है तो लिक्विड भी साथ में है और गैशियस फेज भी साथ है, तो उस गैशियस फेज को हम वेपर बोल देते हैं, पानी के, वाटर के। ट्रिपल पॉइंट में लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, सॉलिड फॉर्म में भी रहता है और गैशियस फॉर्म में रहता है। तो वो जो गैशियस फॉर्म में रहता है लिक्विड, उसको हम वेपर बोल देते हैं। स्टीम क्या है? स्टीम हम स्पेशल नेम देते हैं गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर ओनली, देखिए, व्हेन प्रेजेंट एट हाई टेम्परेचर। जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में वाटर गैशियस फॉर्म में रहता है तो उसको हम स्टीम मानते हैं। हर सब्सटेंस को नहीं मानते स्टीम, केवल वेपर। तो हम कोई भी लिक्विड हो, वो अगर अब क्लोज है फेस चेंज के, तो हम उसे वेपर कह देते हैं। लेकिन स्टीम स्पेशल नेम केवल वाटर को दिया है जब उसकी गैशियस फॉर्म जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर में रहता है, तो उसको हम स्टीम कहते हैं। देखिए, पी वी इक्वल्स टू एम आर टी आइडियल गैस इक्वेशन होती है, जहाँ पे P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, M होता है मास, R होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है, ये हर गैस का अलग अलग होता है, इसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, ये हर गैस का अलग अलग होगा। हाइड्रोजन का अलग होगा, हीलियम का अलग होगा। फिर आता है टेम्परेचर, T टेम्परेचर, जो कि केल्विन में है। ये डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में नहीं होता है, टेम्परेचर केल्विन में होता है। तो अब देखिए, पी वी इक्वल्स टू एम आर टी वेयर आर इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। इसको पी वी इक्वल्स टू एन आर बार टी भी लिख सकते हैं, जो कि आर बार है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर बार होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, या किलो जूल पर केजी मोल केल्विन से भी कुछ लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, एक मोल ऑक्सीजन का जो होता है, 1 मोल ऑफ O2 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के O2 के बराबर होता है, और जो 1 किलो मोल ऑफ O2 है वो 32 kg ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होता है। तो आप समझे, किलो मोल और मोल में अंतर होता है। तो यहाँ पे किलो मोल को कुछ लोग केजी मोल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब R क्या होता है? जो R है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं जब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को गैस के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। देखिए, R बार तो फिक्स्ड होती है इसकी वैल्यू, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। मॉलिक्यूलर जो मास है वो हर गैस का अलग अलग होगा, तो फिर जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू भी हर गैस के लिए अलग अलग होगी। Now this is the end of our video lecture. Thank you for watching. If you have any query or doubt, please comment below in the comment section, and please don't forget to subscribe our channel.